नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। भाई जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें हम लोगों को पढ़ना है जीएफ, जो कि आपको 40 मार्क्स आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी किस फॉर्म में देखेंगे? वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम बहुत कम है। तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं वो वन लाइनर फॉर्म में हम लोग फटाफट यहाँ पर देखते चलेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फ़ायदा हो। तो किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। फाफर की जो एकात्मक पद्धति है उसका लाभ क्या है? तो जो एकात्मक पद्धति होता है उससे हमें दृढ़ राज्य की प्राप्ति होती है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन से थे भाई? तो उसके सदस्य जो है जो विभिन्न प्रांत थे उनकी विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य आए थे। ठीक है, संविधान सभा में। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य। तो भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही ये आपात उपबंध जो है इसमें रखे गए थे। और फाइनली देखा जाए तो ये कहाँ से लिया गया है? तो आपात जो उपबंध है ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखने हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो भारत की संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई थी भाई? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर ये बनाई गई थी। भारत का जो संविधान सभा का अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के आपकी न्याय की बात कहाँ पर की गई है भाई? तो वो संविधान में की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को उसमें घोषित किया गया है एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो भाई जब हमारा संविधान लागू हुआ। कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये बना था। ठीक है, अब जो संविधान जो हमारा लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को ये हम मानते हैं कि ये गणतंत्र बन गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो जो संविधान है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो भाई तो एक बार किया गया है। ठीक है, एक बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यहाँ पर संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत एक संघीय राज्य होगा, देश होगा, ये प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा भाई? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इंडिया भी कहा गया है, भारत भी कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बना करके राज्यों का गठन करना, इस प्रकार का संघवाद यहाँ पर देखने को मिलता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? तो वो है संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में होता है। भारत कैसा देश है? तो भारत भाई एक लोकतंत्र है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय जो संवाद है, ठीक है, भारतीय जो संवाद है, यहाँ पे संवाद लिख दिया गया है, यहाँ पर संघवाद होना चाहिए। जो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किसके निकट है? तो कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान ने जो भारतीय महासंघ है उसकी योजना किसके संविधान से ली है? तो ये वही है, कनाडा के संविधान से ली है। भारत की संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण कौन से हैं जिन्हें संविधान 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो उसे मूल ढांचा कहा जाता है। जैसे संप्रभुता हो गया, भूभागीय अखंडता हो गया, संघीय प्रणाली हो गई, न्यायिक समीक्षा हो गया, और शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये है। ठीक है, तो इसको जो है आधारभूत लक्षण माना गया है। इसको 368 के अंतर्गत भी इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का ही है। संघ सूची में कितने मदे हैं? तो 97 हैं।
स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो वो है भाई जाति व्यवस्था। ठीक है, जाति व्यवस्था जो है इसके विपरीत जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ऐसे ही वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है और तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित इसमें अवसर भी प्राप्त होता है? तो वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। ठीक है, भारतीय संविधान में मूलभूत जो अधिकार हैं उनके संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 दिए गए थे। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णन किया गया है। एक रिट किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो रिट जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा यहाँ पर जारी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगर किसी को बंदी बना लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है, इसलिए निजी स्वतंत्रता का उसे एक आधार माना जाता है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस प्रकार का रिट जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ही जारी किया जाता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो कई प्रकार के हैं, उसमें से हम लोग देखेंगे परमादेश और प्रतिषेध। ठीक है, ये 2 हैं, बाकी और भी आपके 3 हैं, तो कुल 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। संविधान में कुल कितने प्रकार के प्रादेश यानी कि रिट जारी किए जाते हैं? तो 5 प्रकार के। कौन सी याचिका या जो परमादेश है वो कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी या उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो वो है परमादेश। ठीक है, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि ये कार्य करो। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार है, तो जीवन का अधिकार यहाँ पे मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत। ठीक है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार पर निषेध है? तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 23 में दिया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। अब ये जाकर के 300 काम में रख दिया गया है और ये बन गया है क्या? विधिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार इस समय क्या है? तो इस समय वो विधिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। तो मूल अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? तो भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के जो मौलिक अधिकार हैं उसको विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 33 है। ठीक है, 33 नंबर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? भाई तो धर्म के आधार पर दी गई है। ठीक है, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संविधान द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़े गए थे। तो प्रारंभ में कुल 10 थे, अब कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से तो 51 का हो जाएगा। ठीक है, 51 का। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कुल 11 हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? भाई तो उससे संबंधित अगर कोई कानून बनाना हो, ठीक है, कि कानून अगर उससे संबंधित कानून बनाना हो तो वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त जो अधिकार हैं वो है विधिक अधिकार। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता मुक्ति की गारंटी किसमें दी गई है? तो अनुच्छेद 27 के द्वारा दी गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 17। कतिपय जो मौलिक अधिकार हैं वो विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो विदेशियों को नहीं दिए जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो ये जो है आप देखोगे तो ये विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मत देने का जो अधिकार है वो किस कोटि से संबंधित है? तो वो हमारा आ जाएगा राजनीतिक अधिकार। ठीक है, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार होगा? तो वो हो जाएगा भाई राजनीतिक अधिकार। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो मूल अधिकार है उससे संबंधित मामला कौन सा है, तो वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, ठीक है, 1967, ठीक है। और भी बहुत सारे मामले हैं। भारत के संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। ये भाग 4 में वर्णित है, ठीक है, भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। जबकि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और इनका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि जो राजकीय नीति होगी उसमें निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, तो वो है अनुच्छेद 37, ठीक है, कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लागू नहीं कराया जा सकता है। बाकी राज्यों का क्या होगा, कर्तव्य होगा कि वो अपनी नीतियों के निर्धारण में इसको शामिल करें। और ये कहाँ पर लिखा गया है, अनुच्छेद 35 में लिखा गया है। हमारे संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो क्या है भाई, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हैं, यानी कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, तो वो है ग्राम पंचायतों का आयोजन, ठीक है। और बहुत सारे 2-3 पॉइंट और हैं जो कि गांधीवादी से जो है संबंधित हैं। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, कल्याणकारी राज्य, ठीक है, तो वो है अनुच्छेद 39 यानी कि 39, ठीक है। चलो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक जो है उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, तो 1 माह के भीतर, ठीक है। राष्ट्रीय आपात होता है उसको 1 माह के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका होता है भाई, तो वो होता है राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और कौन 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहा, तो वो रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है, तो वो है संसद का। संसद में 3 आते हैं, एक आता है लोकसभा, एक आता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, किसमें, लोकसभा में। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, तो वह है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो स्वेच्छा से कर सकते हैं। अगर बहुमत किसी को नहीं प्राप्त हुआ तब, अगर बहुमत प्राप्त है तो उसी को करना पड़ेगा। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, तो 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को दे देगा। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है, तो वो है वित्त आयोग, ठीक है। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, 4 ऑप्शन कौन कौन से रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, ठीक है। और केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की जो समेकित निधि होती है उससे राज्य को सहायता अनुदान देता है, तो वह है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। तो वित्त आयोग ये बताता है कि भाई राज्यों का इतना हिस्सा होना चाहिए, तो वो जो है संचित निधि से उसको उतना मिल जाता है। भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन है, तो वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। और खास करके अगर हम लोग देखें तो वो होता है संसद, ठीक है। आकस्मिक निधि नहीं, आकस्मिक निधि तो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, संचित निधि जो है वो संसद के हाथ में होती है। भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति। देश की जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राज्य के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं, वो हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये फटाफट जो है इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं, ये इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी प्रकार से ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखेंगे तो एकल जो हस्तांतरीय मतदान प्रणाली है उसमें हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, ठीक है, तो उतने विकल्प जितने की चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो एकल जो हस्तांतरीय मतदान पद्धति है, जैसे 4 लोग खड़े हैं चुनाव, तो उसमें चारों लोगों को वोट देगा, लेकिन उसमें वरीयता रहेगी भाई, 1 नंबर पे इनको, 2 नंबर पे इनको, 3 नंबर पे इनको, 4 नंबर पे इनको देते हैं। भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 3 बार। युद्ध 3 बार हुए, 3 बार जो है आपातकाल की, ठीक है। 1 बार 2 बार युद्ध के समय और 1 बार जो है वो उसमें जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया था। तो संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लगाया जाता है? 356 के अंतर्गत। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी भी किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो वो है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, क्योंकि वहाँ लोकसभा के सदस्य ही उसको चुन लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा, तो कोई भी अधिकतम आयु सीमा राष्ट्रपति के लिए नहीं निर्धारित की गई है। संसद के दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो वित्तीय आपात अभी तक कभी भी नहीं लगा है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो वो है अनुच्छेद 360। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ? 3 बार। तो 3 राष्ट्रीय आपात हैं और 3 बार लगा भी है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर पुनर्निर्वाचन होने के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जितनी बार चाहे उतना बार खड़ा हो ले, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि तक चलता है? तो 6 महीने तक उसका अध्यादेश चलेगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के सदस्यों से, क्योंकि इसके राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर इसमें भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद हो जाए तो उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले को केवल सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कौन चलाता है? तो संसद चलाता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो राज्यसभा के द्वारा चलाया जाएगा। भारत सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारतीय संसद के जो अपर हाउस है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा। लोअर हाउस को लोकसभा के नाम से। राज्यसभा के सदस्य की जो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो संसद राष्ट्रपति को देखता है। राष्ट्रपति फिर संसदीय समिति को भेजेगा और यहाँ पर एक लोक लेखा समिति होती है जो कि इसको चेक करता है। भारतीय संसद में जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो कोई विपक्षी दल का नेता ही होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवा काल होता है वो 6 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला जो क्वेश्चन है वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने में सक्षम निकाय कौन है? तो वह है संसद, ठीक है। संसद नागरिकता से संबंधित जो है वो कानून बनाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वो भी संसद को ही प्राप्त है, ठीक है। कोई अखिल भारतीय सेवाओं का अगर निर्माण करना है तो वो भी संसद ही करेगी। मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है भाई? तो वो लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 111 क्वेश्चन देख लिया है पार्ट 1 में। बाकी ऐसे ही 500 प्लस क्वेश्चन हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 5 पार्ट आएंगे। 100 क्वेश्चन के जो है 5 पार्ट आएंगे, 3 और 4 और 5। तो ये इस प्रकार से ये पॉलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको फटाफट ऐसे ही फॉरवर्ड करके 2x फॉरवर्ड करके ऐसे क्वेश्चन टाइप में भी आप लोग जल्दी जल्दी इसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए